हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर राहत। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चा जेनेटिक्स फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा कि मेंडल ने किस किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया था। हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा और हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बड़ा बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में भी देखा था, जहाँ पे हमने समझा कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस की क्या टाइप्स है एंड ऑल अदर थिंग्स। बेट क्लियर है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फिनिश किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि मेंडल ने कैसे प्योर वेराइटीज़ को डेवलप किया था, कैसे वो सबसे पहले प्योर प्लांट्स को चुनता था बाय कंटिन्यूइंग दियर सेल्फ पॉलिनेशन बेटा, और फिर बाद में दो डिफरेंट प्योर प्लांट्स को आपस में वो क्रॉस पॉलिनेट कराता था तो F1 जनरेशन मिलता था, और फिर F1 को वो सेल्फिंग कराता था बेटा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन F1 की कराता था, तो उससे क्या निकलता था, F2 जनरेशन निकलता था। वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा है। क्लियर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए भी और 12th के लिए भी बेटा, वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट को एक क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर नॉर्मली पी प्लांट अगर हम लेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन तो वो हमेशा करेगा, हमको कोई ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि सेम सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट अब एक क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट बन जाए और एक हाइब्रिड को डेवलप करे, तो उसको क्रॉस पॉलिनेटिंग बनाने के लिए और उसको क्रॉस पॉलिनेटिंग बनाने के बाद बेटा उससे हाइब्रिड्स डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक, टुडेज टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट आउट करेंगे स्टेप्स क्या क्या है, एंड देन हम एक एक वन बाय वन बेटा इन सबको क्या करेंगे, इन सबको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो है बेटा, जो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे पहले बेटा मेंडल ने ये टेक्निक डिस्कवर करी थी। मेंडल वाज द फर्स्ट जेनेटिक साइंटिस्ट जिसने ये टेक्निक डेवलप करी बेटा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन कैसे करते हैं, सो वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड जो टेक्निक यूज़ की गई थ्रू मेंडल, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सेकंड टेक्निक जो मेंडल के द्वारा यूज़ की गई बेटा, इसे हम नाम देते हैं बैगिंग। दिस टेक्निक इज नोन एज बैगिंग। थर्ड जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दिस इज नोन एज डस्टिंग। दिस इज नोन एज डस्टिंग। फोर्थ जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज नोन एज टैगिंग। टैगिंग। नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग। एंड फाइनल जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ सीड्स और सीड कलेक्शन। सीड कलेक्शन। सो ये सारी टेक्निक्स हैं which were used by Mendel beta for the process of developing a hybrid plant or for showing the process of cross pollination बेटा। क्लियर है ना। तो फर्स्ट है इमैस्कुलेशन, सेकंड है बेटा बैगिंग, थर्ड है डस्टिंग, फोर्थ है बेटा टैगिंग, फिफ्थ है क्रॉसिंग एंड सिक्स्थ है सीड कलेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक, जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जिस टेक्निक को हम नाम देते हैं इमैस्कुलेशन। तो समझ लेते हैं पहला सबसे पहले कि इमैस्कुलेशन क्या होता है और इमैस्कुलेशन टेक्निक हम कैसे यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। सो फर्स्ट जो हमारा है वो है इमैस्कुलेशन।
इमैस्कुलेशन। नाउ क्या है ये इमैस्कुलेशन, वो जानने से पहले बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अगर आपको याद हो बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीज़। अगर हम एक फ्लावर को देखते हैं तो एक फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक फ्लावर के पास पाया जाता है एक स्वोलन पार्ट, जिस स्वोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम थैलेमस नाम देते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है, दिस स्वोलन पार्ट हियर, दिस इज नोन एज थैलेमस। ओके, ये जो स्टॉक है बेटा, इसको हम पेडिसल बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, बस थोड़ा सा मैं रिवीजन दे रहा हूँ इसका। अब इसके ऊपर बेटा हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनका काम प्रोटेक्शन का होता है टू द एबो पार्ट्स। और इन ग्रीन कलर लीव्स को हम नाम देते हैं सेपल्स। एंड ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैलेक्स बोलते हैं। सेपल्स के ऊपर बेटा फिर आपको कलरफुल लीव्स मिलेंगे, मॉडिफाइड कलरफुल लीव्स मिलेंगे। इन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला। सो दिस इज सेपल and this is petal. Group of sepal is calyx and group of petal is corolla. Now जब आप बेटा calyx and corolla का क्रॉस करेंगे, आफ्टर क्रॉसिंग calyx and corolla आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट एसेंशियल वर्ल मिलेगा जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और इस फर्स्ट एसेंशियल वर्ल के मेंबर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज स्टेमन। और याद रखना है आपको, स्टेमन क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, एक फ्लावर का। मतलब यही वो पार्ट है जो क्या करेगा, जो मेल गेमीट को बनाएगा या जो पोलन ग्रेन को डेवलप करेगा। क्लियर है ना। फाइनली जब आप सेंटर की तरफ देखेंगे तो यू विल फाइंड अनदर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यू विल फाइंड अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दिस वन। और इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कार्पल और पिस्टल। दिस इज कार्पल और पिस्टल भी हम इसको बोल। और ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है ना। तो अगर आप इस फ्लावर की तरफ देखेंगे ध्यान से, तो ये फ्लावर क्या है बेटा, अगर आप पूरा देखेंगे इसमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट फ्लावर है, ये कंप्लीट फ्लावर है। क्लियर है ना। अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बेसिस पे देखें तो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट एक्चुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मतलब पी प्लांट में आपको क्या मिलेगा, स्टेमन भी मिलेगा एंड कार्पल भी मिलेगा। क्लियर है ना। अब अगर पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सो दैट मीन्स बेटा वो अपना ही मेल गेमिट भी बनाता है और अपना ही फीमेल गेमिट भी बनाता है। और कॉमनली उसके अंदर क्या क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मतलब अपने ही स्टेमन से पोलन ग्रेन जाके अपने ही कार्पल को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा और बाद में फर्टिलाइज भी कर देगा। तो वो बेसिस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटिंग होगा। लेकिन अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर जो है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, ये क्या बन जाए, ये क्रॉस पॉलिनेटिंग बन जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इस सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर को क्या बनाना चाहता हूँ, क्रॉस पॉलिनेटिंग बनाना चाहता हूँ। तो क्रॉस पॉलिनेटिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल मेथड, आप एक सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे। और वो टेक्निक क्या होगा बेटा, कि आप इस पर्टिकुलर फ्लावर को, जो ये फ्लावर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी को मैं यहाँ पर मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो सेम फ्लावर है बेटा, सब कुछ सेम है। इसमें भी बेटा इसमें भी आपको थैलेमस मिलेगा इधर।
एवरीथिंग इज सेम, इसमें भी थैलमस मिल रहा है, इसमें भी आपको मिलेगा बेटा सेपल्स, इसमें भी सेपल्स मिल रहे हैं आपको, इसमें भी आपको पेटल्स मिल रहे हैं, पेटल्स मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेटिंग में कन्वर्ट कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बेटा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपने क्या किया, आपने रिप्लेस किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेटा। सो इस इधर हम लिख देते हैं, तो आपने रिमूव कर दिया बेटा किसको, रिमूवल ऑफ स्टेमन, तो मतलब आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया इस फ्लावर के अंदर, तो अब बताइए ये फ्लावर क्या बन गया, ये अब बन गया इनकम्प्लीट फ्लावर, ये अब है बेटा इनकम्प्लीट फ्लावर, क्लियर फर्स्ट चीज़। एंड दूसरा, अब ये फ्लावर क्या है बेटा, इट इज़ अ फीमेल फ्लावर बेटा, पहले ये बाइसेक्सुअल था लेकिन अब ये बाइसेक्सुअल नहीं बेटा, अब ये क्या बन गया, अब एक फीमेल फ्लावर बन गया। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को कन्वर्ट कर दिया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बेटा, ठीक है ना। आपने एक कंप्लीट फ्लावर को कन्वर्ट कर दिया एक इनकम्प्लीट फ्लावर में बाय रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बेटा, समझ आया ना। सो दिस टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जहाँ पे आप एक फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिमूव करते हो और उसको क्या बनाते हो बेटा, एक इनकम्प्लीट और फीमेल फ्लावर बनाते हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम इमैस्क्यूलेशन बोलते हैं। सो इमैस्कुलेशन जो है बेटा, इमैस्कुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ जेनेटिक्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। या ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन को रिमूव करो, मान लो आप किसी फ्लावर को फीमेल फ्लावर बनाना चाहते हो तो आप उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा देंगे। अगर आप किसी फ्लावर को मेल फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे बेटा, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा देंगे। तो इन बोथ केसेस आप क्या कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो याद रखना, इमैस्कुलेशन इज़ अ टेक्निक वायर रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन। कॉमनली हम मेल सेक्स ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फीमेल को नहीं कर सकते, आप फीमेल को भी रिमूव कर सकते हैं, क्लियर है ना। सो ये इमैस्कुलेशन है बेटा, एकदम भी टफ नहीं है, एकदम ईजी, और एग्जाम में कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेटा आपके लिए। सो इमैस्कुलेशन means removal of male सेक्स ऑर्गन्स। तो कॉमनली ये मेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर फीमेल। सो इन द फ्लावर्स which were to function as female parents तो मतलब ऐसे फ्लावर जिनको आप एज फीमेल ट्रीट कराना चाहते हैं, उनमें आप क्या करेंगे बेटा, उनके आप स्टेमन्स हटा देंगे, स्टेमन्स वायर रिमूव्ड, तो उनके हम स्टेमन हटा देंगे, ओके, बिफोर द पोलन ग्रेन्स मैच्योर। अब बिफोर पोलन ग्रेन से क्यों करना है, बिकॉज अगर पोलन ग्रेन एक बार मैच्योर हो गया तो दही सेंस होगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो उससे पहले हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब पिस्टल को भी आप रिमूव कर सकते हैं, द पिस्टल्स आर रिमूव्ड
from those flowers which were to function as male parent. तो उनसे हम क्या करेंगे, उनसे हम पिस्टल्स हटा देंगे, ठीक है ना। तो इन बोथ केसेस बेटा, चाहे आप स्टेमिन को हटा रहे हैं, चाहे आप पिस्टल को हटा रहे हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन नाम देते हैं। क्लियर है ना। सो ये पहला स्टेप था बेटा किसका, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है। चले अब आते हैं बेटा सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप हमारा बैगिंग है बेटा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट बैगिंग। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा है दैट इज बैगिंग। अब ये बैगिंग चीज़ क्या है, सेम बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम फ्लावर है जो हमने अभी देखा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ्लावर है बेटा, अब हमको पता है बेटा कि हमने इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट तो हटा दिया। अब इस फ्लावर में कौन जुड़ा हुआ है बेटा, फीमेल पार्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये फीमेल पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब जब हमने इसका मेल पार्ट हटा दिया तो दैट मीन्स बेटा अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। क्लियर है ना। अब ये एक्सपेरिमेंट हम कर कहाँ पे रहे हैं बेटा, हमें एक्सपेरिमेंट किसी क्लोज्ड कंडीशन में तो कर नहीं रहे बेटा, मेंडले एक्सपेरिमेंट फील्ड में कर रहा था। अब अगर ये फ्लावर फील्ड में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर आप जहाँ पे देख रहे हैं बेटा, दिस इज फ्लावर ए, ये फील्ड में प्रेजेंट है। अब इसका मेल पार्ट तो खुद का है नहीं, तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर है ना, इसका खाली फीमेल पार्ट है। अब अगर ये फ्लावर फील्ड में है तो आपको पता है बेटा इंसेक्ट पॉलिनेट कर सकते हैं, ईयर पॉलिनेट कर सकता है, या मैं विंड बोल दूँ विंड पॉलिनेट कर सकता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन में मदद कर सकता है। तो इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस फ्लावर को ऐसे ओपन फॉर्म में रख दिया, खुली फॉर्म में रख दिया, तो कहीं से भी किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन बेटा बाई ईयर या बाई अदर मीन्स बेटा आके इस पर्टिकुलर फीमेल को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। हमारा रिजल्ट जो है बेटा वो मैटर करता है, बिकॉज हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कैपिटल टी को अगर मैं क्रॉस कर दूँ स्मॉल टी के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर दूँ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो डैश एंड डैश। लेकिन अब इमेजिन कर लो फॉर ये प्लांट जो था ये कैपिटल टी था और हमें इसको क्रॉस कराना था स्मॉल टी के साथ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बाई ईयर बाई इंसेक्ट बेटा पोलन ग्रेन जो आया वो कैपिटल टी वाला आया, तो वो हमारे पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, बिकॉज हमारा रिजल्ट कुछ अलग था लेकिन हमें मिलेगा यहाँ पे कुछ और बेटा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने बेटा इस पर्टिकुलर फ्लावर को का मेल पार्ट हटा दिया तो इसको किसी अननोन पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन से बचाने के लिए कि कोई अननोन पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट ना करे बेटा, उस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर फ्लावर को ऊपर से एक पॉलीथीन से कवर करेंगे। तो मान लो फॉर ये पॉलीथीन है बेटा, तो हम इसको ऊपर से कवर करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द pollination by any unknown source. Okay, so this process is known as bagging बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये येलो कलर क्या है, दिस इज अ पॉलीथीन और बैग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बैगिंग बेटा। समझ आया ना। सो लिख देते हैं यहाँ पे व्हाट इज बैगिंग, तो कुछ खतरनाक है नहीं बेटा। तो व्हाट इज बैगिंग इन सिंपल वर्ड्स,
सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस। सो बैगिंग द फ्लावर्स वेर कवर्ड with paper bags in order to avoid contamination from foreign pollens. ओके तो किसी भी फॉरेन पॉलन गेन से पॉलिनेशन ना हो उस चीज़ से बचने के लिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से बैग करेंगे या ऊपर से कवर करेंगे। क्लियर है ना? चलो दिस इज़ नोन एज बैगिंग बेटा, नथिंग एल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज़ आफ्टर बैगिंग बेटा हम क्या करते हैं, हम डस्टिंग करते हैं। सो ये था नंबर 2, तो दिस इज़ नंबर 3। तो नंबर 3 जो हमारा है दैट इज़ डस्टिंग। डस्टिंग नाउ ये डस्टिंग का मतलब क्या होता है कि देखो अब हमने बेटा यहाँ पे फीमेल प्लांट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे दोबारा से बनाना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा फीमेल प्लांट ऑफ चॉइस है जिसको हमने तैयार किया हुआ है। सो दिस इज़ आवर फीमेल प्लांट ऑफ चॉइस बेटा, जिसको हमने खुद बनाया हुआ है। क्लियर है ना, जो हमने बैग करके रखा हुआ है अभी। अब हमने इसको बैग क्यों करके रखा था, बिकॉज हम किसी अननोन पोलन को पॉलिनेशन करने नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। लेकिन दैट डजंट मीन कि हम इसका पॉलिनेशन कराएंगे नहीं, हम इसका पॉलिनेशन कराएंगे, लेकिन किससे कराएंगे बेटा, एक ऐसे फ्लावर से कराएंगे जो हमारा सिलेक्टेड फ्लावर होगा बेटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट हमारा कैपिटल टी था तो हम इसका पॉलिनेशन कराना चाहते हैं स्मॉल टी फ्लावर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे उसको भी ऐड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्लावर जो दूसरा है, तो यहाँ पे और एक फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अनदर फ्लावर बेटा, जो एक मेल फ्लावर होगा जिसमें हमने पिस्टल को हटा दिया और स्टेमन को रखा हुआ है। like this। और इसमें हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास स्टेमन प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एक ब्रश ले लेंगे, ठीक है ना, और उस ब्रश से हम किसको टच करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेमन को टच करें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ब्रश है हमारे पास बेटा, फॉर एग्जांपल। सो दिस इज़ अ ब्रश हियर, ये ब्रश है हमारे पास, स्मॉल ब्रश होता है। तो हम इस ब्रश से बेटा इस पर्टिकुलर स्टेमन को क्या करेंगे, ऐसे स्लाइटली रब करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो आफ्टर रबिंग द ब्रश विद दिस स्टेमन बेटा, हम सेम ब्रश से किसको रब करेंगे, इस पर्टिकुलर कार्पल को रब करेंगे। तो सेम ब्रश से जब हम इस कार्पल को रब करेंगे तो मीन्स हमने डेलिबरेटली क्या किया, ट्रांसफ़र किया बेटा हमने पोलन को बेटा फ्रॉम फ्लावर। अगर ये फ्लावर ए है
और ये फ्लावर बी है और ये स्मॉल टी फ्लावर था। तो हमने क्या किया बेटा, हमने फ्लावर बी से डेलिबरेटली पोलन ग्रेन्स को टच किया, किसके ऊपर बेटा, फ्लावर ए के ऊपर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डस्टिंग बेटा। ओके, सो डस्टिंग भी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको। सो व्हाट इज डस्टिंग बेटा, सो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पोलन्स वेर कलेक्टेड pollens were collected from flowers selected to function as male, selected to function as male parent ओके। तो हमने वहाँ से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया। नाउ कलेक्शन के बाद क्या किया हमने, they were dusted with the help of fine brush तो मतलब बहुत इजी चीज़ है बेटा, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और कहाँ पे हमने उनको ब्रश किया, ओवर द स्टेगमा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स। मतलब उन फ्लावर्स के अंदर ऊपर हमने उनको डस्ट किया जिनसे हमने क्या रिमूव किया था, पहले मेल पार्ट रिमूव किया था। ओके, जैसे हमने डस्टिंग कंप्लीट किया उसके बाद हम फ्लावर को दोबारा कवर करेंगे। Soon after dusting, the flowers were covered दोबारा से हमने क्या किया, फ्लावर को कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए बेटा। क्लियर है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डस्टिंग बोलते हैं बेटा। नाउ डस्टिंग कंप्लीट हो गया हमारा, तो ये हम समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, फोर्थ स्टेप जो हमारा होगा, दैट इज नोन एज टैगिंग बेटा। सो दैट इज नोन एज टैगिंग। ये आप नाम से ही समझ गए। अब टैगिंग क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, हम लेबल्स अटैच करेंगे प्लांट के साथ और उस लेबल पे दिखा देंगे कि हमने कौन सा क्रॉस किया है। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस किया कैपिटल डी क्रॉस स्मॉल टी, तो हम एक पेज ले लेंगे बेटा, उसके ऊपर लिखेंगे कैपिटल डी क्रॉस स्मॉल, और उस प्लांट के ऊपर क्या कर देंगे बेटा, उसको टैग कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम टैगिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो टैग्स or labels were attached to plants indicating
क्रॉसेस। तो कौन सा क्रॉस हमने किया है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, टैग लगा देंगे। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट है क्रॉसेस। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सेपरेट तरीके के क्रॉसेस किए बेटा, जिनमें उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। कभी एक कैरेक्टर को स्टडी किया, कभी दो को किया, कभी तीन को किया। सो जिनको हम बेटा ऑन दैट बेसिस कि कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उनको हम मोनोहाइब्रिड बोलते हैं, डाईहाइब्रिड बोलते हैं, ट्राईहाइब्रिड बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसेस बोलते हैं। हाँ, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले, तो यहाँ पे बस हम इसको मेंशन करेंगे। तो क्रॉसेस Mendel performed separate crosses involving one, two और थ्री कैरेक्टर्स। हाँ, एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा तो मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो डाईहाइब्रिड बोलेंगे, तीन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो ट्राईहाइब्रिड बोलेंगे। क्लियर है। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दीज थिंग्स बेटा, फाइनली मेंडल क्या करता था, ही यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स बेटा। ओके, कलेक्शन ऑफ सीड्स जो है बेटा, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन से भी करता था, F1 जनरेशन से करता था, और फिर F2 जनरेशन से भी सीड्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था, और फिर उन्हीं सीड्स को नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ करता था फॉर अनदर टाइप ऑफ क्रॉसेस और फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ क्रॉसेस बेटा। सो नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ सीड्स। collection of seeds। सो कुछ स्पेशल है नहीं है, बस द सीड्स of the crosses were collected and sown next year beta। ओके, नाउ वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग हमको मिलेगा बेटा हाइब्रिड फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली हमको हाइब्रिड प्लांट नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, सीड ही मिलेगा। द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स इंक्लूडिंग द सीड्स constitute F1 generation। okay, so this is all about beta collection of seeds। now after collecting seeds बेटा, जैसे हमको F1 जनरेशन मिला, द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन जो थे बेटा, उनको हम बाद में क्या करते थे, एलो करते थे थ्रू सेल्फ पॉलिनेट। सो एक बार वो सेल्फ पॉलिनेट कर गए बेटा, फिर हम उनको क्या करते थे, कवर करते थे बैग से,
और फिर उससे हमको क्या मिलता था, F2 जनरेशन मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन वो भी कर देता हूँ। सो एक बार आपको सीड्स मिल गए बेटा, F1 जनरेशन के सीड्स मिल गए। सो नाउ हम क्या करेंगे, सेल्फ ब्रीडिंग इन F1 हाइब्रिड्स टू फॉर्म बेटा F2 जनरेशन। सेल्फ ब्रीडिंग जो हमने कल भी देखा था, बस वही चीज़ है अभी ये। इन हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड्स का सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। इन हाइब्रिड प्लांट्स टू फॉर्म F2 and F3 generations। फॉर्म F2 एंड F3 जनरेशन। ओके, सो इस तरीके से मेंडल क्या करता था बेटा, इस तरीके से मेंडल अपना एक्सपेरिमेंटेशन करता था। तो अगर हम इसी एक्सपेरिमेंटेशन को एक सिंपल एनालॉजी से दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल ये मेंडेलियन प्लांट है बेटा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट हियर। तो फॉर एग्जांपल ये एक टॉल प्लांट है और इसका क्रॉस हो रहा है बेटा एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। ड्वार्फ प्लांट के साथ। अब आपको पता है बेटा, टॉल प्लांट अगर होगा तो कैपिटल टी होगा, ड्वार्फ प्लांट अगर होगा तो बेटा स्मॉल टी होगा। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा, तो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ, इन दोनों का क्रॉस हुआ आपस में, तो इनके क्रॉस की वजह से जो प्लांट बनेगा दैट विल ऑल्सो बी टॉल बेटा। सो इनसे ये प्लांट निकला और ये प्लांट क्या है बेटा, ये हाइब्रिड टॉल है। तो ये प्लांट निकला बेटा और ये एक हाइब्रिड टॉल प्लांट है। ओके, तो दैट मीन्स ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे, क्लियर है ना, तो उनको हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे बेटा। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के सेल्फ पॉलिनेशन होगी। जैसे ही उसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पे बेटा नए प्लांट्स बनेंगे। तो इसको पहले मेंशन करता। तो ये जो यहाँ पे था, ये पेरेंट्स थे बेटा, दिस वाज पेरेंटल जनरेशन एंड पेरेंटल जनरेशन। तो इनकी क्रॉसिंग की वजह से क्या बना, इनकी वजह से बना F1 जनरेशन। अब जब F1 सेल्फिंग करेगा, सेल्फिंग का मतलब हुआ कि इसके जैसे ही दूसरे प्लांट के साथ इसको क्रॉस करा देंगे, जो भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। ओके, अब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आपस में हो रहा है। अब इनकी क्रॉसिंग की वजह से क्या मिलेगा हमको मिलेंगे बेटा कुछ प्लांट्स। अभी मैं रेशो यहाँ पे नहीं बताऊंगा कितना था, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दो प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, एक टॉल मिलेगा और एक ड्वार्फ मिलेगा। अब क्यों ऐसा होता है वो हम बाद में पता करेंगे। तो एक मिला बेटा टॉल प्लांट और एक मिला ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अब ये जनरेशन जो यहाँ पे निकली, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज F2 जनरेशन बेटा। ओके, सो ये तरीका है किसका, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ आप देख रहे हैं बेटा कि मेंडल कितना इंटेलिजेंट इंसान था, उसने कैसे कैसे टेक्निक्स निकाली बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आफ्टर डूइंग ऑल दिस वर्क फिर मेंडल को वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिला, वो रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी अपने टाइम पर, ठीक है ना। तो ये रीजंस हमको पता होने चाहिए, ये रीजंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम रीजंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। रीजंस फॉर नॉन recognition of
Mendel's work फॉर नॉन रिकग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। ओके, तो क्या वो कारण थे, क्या वो रीज़न थे कि जो इज्जत मेंडल को मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली? पहला कारण ये था बेटा कि अगर आपको याद हो, मैंने बोला था मेंडल ने जो भी अपना काम किया था, ही पब्लिश्ड इट इन अ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रुन नेशनल साइंस सोसाइटी। तो उसका क्या था कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं ना, जब भी आप कोई नई डिस्कवरी करते हो, आप उसको जर्नल में बेटा पब्लिश कराते हैं। अब अगर इमेजिन कर लो बेटा वो जर्नल लोकल जर्नल हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नया रिसर्च किया है, मैं एक इंटरनेशनल जर्नल में उसको पब्लिश करूँगा तो वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रीड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उसको एक नेशनल जर्नल में पब्लिश करूँगा, वो खाली इंडिया के साइंटिस्ट पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जिस जर्नल के अंदर अपना पब्लिशमेंट किया था, अपनी रिसर्च का पब्लिशमेंट किया था, वो एक लोकल जर्नल था और उस लोकल जर्नल का लिमिटेड सर्कुलेशन था। लिमिटेड सर्कुलेशन मतलब हुआ कि जो आसपास के साइंटिस्ट थे बेटा उन्होंने उसको पढ़ा, लेकिन जो मेन लोग थे बेटा, मेन साइंटिस्ट थे, उनके पास वो पेपर कभी पहुंचा ही नहीं। ये पहला रीज़न था, ये पहली गलती थी मेंडल की, जिसकी वजह से उसको जब वो जिंदा था बेटा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसको वो रिकग्निशन, वो इज्जत नहीं मिली बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखें, लिमिटेड सर्कुलेशन limited circulation of the proceedings of Brun Natural Science Society। in which रिसर्च वॉज पब्लिश, ठीक है ना। तो मतलब जिस पेपर के अंदर बेटा इसने अपना पूरे ज़िंदगी का काम पब्लिश किया था, वो पेपर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। माना इमेजिन करो ये न्यूज़पेपर है बेटा, जो एक लोकल न्यूज़पेपर है, तो वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा नहीं, ज़्यादा लोगों ने उसको रीड नहीं करा। जिन लोगों ने रीड करा बेटा उनको भी थोड़ा समझ नहीं आया, क्यों नहीं, हम आगे देखेंगे। तो उस वजह से बेटा उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला जो उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए था। क्लियर है। सेकेंड चीज़ जो है बेटा कि आपको याद है, मैंने पहले आपको बोला था कि मेंडल ने हेराशियम के ऊपर भी काम किया था। हेराशियम प्लांट जो है बेटा वो उसने अपने टाइम पे, उस टाइम के एक बड़े साइंटिस्ट के कहने पे लिया था। उस साइंटिस्ट का नाम था नगेली बेटा। और उस प्लांट के ऊपर बेटा इसको कोई खास प्योर लाइन वाली वायबिलिटी नहीं मिली थी बेटा, या कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिली थी। तो उसको लगा कि शायद पी प्लांट के ऊपर भी वो उतना श्योर नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। अगर वो डायरेक्टली पी प्लांट से शुरू करता तो शायद वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता, शायद ज़्यादा श्योरिटी होती। लेकिन बिकॉज उसने पहले ही 2 एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इसको अपने ऊपर भी पूरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना एक्चुअल में होना चाहिए था। जो एक दूसरा कारण था बेटा किसका, इसकी फेलियर का बेटा। फेलियर इन द सेंस कि मतलब उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला। सो ही फेल्ड ऑलरेडी टू रिप्रोड्यूस the results on orchid
और जो प्लांट इसने लिया था किसके कहने पे, अपने टाइम के बेटा, उस टाइम के एक बड़े साइंटिस्ट के कहने पे, अंडरटेकन ऑन द सजेशन ऑफ, और ये बड़ा साइंटिस्ट था उस टाइम का, ऑफ नेगेली। तो मतलब इस साइंटिस्ट ने इसको बोला कि आप इस पे काम कर लो। अब साइंटिस्ट के कहने के बावजूद भी वो अच्छे रिजल्ट इसको नहीं मिले बेटा, ठीक है ना। उसकी वजह से बेटा इसका एग्रेसिवनेस जो था, कॉन्फिडेंस जो था, वो स्लाइटली क्या हो गया, डाउन हो गया। और ये भी एक कारण था बेटा कि इसने ज़्यादा फोकस फिर बाद में नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। ओके, नाउ सेकंड, अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से लैक ऑफ एग्रेसिवनेस और कॉन्फिडेंस हुआ बेटा, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस in his personality। इन हिज पर्सनैलिटी, ठीक है। तो फिर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम बेटा इसने ज़्यादा फिर लोगों को बारे में, मतलब लोगों को ज़्यादा बोला नहीं मैंने रिसर्च किया है, या ज़्यादा अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड नहीं किया, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये भी गलत ही निकलेगा फिर, और मेरे को लोगों से सुनना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तीसरी चीज़ ये है बेटा कि जिस टाइम पे मेंडल ने अपना पब्लिशमेंट किया था पेपर का, उस टाइम पे बेटा पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जैसे अभी अगर आप देखें तो अभी पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप देखेंगे कैंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था। या अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूँ तो सारे साइंटिस्ट लगे हैं बेटा कोविड के वैक्सीन को डिस्कवर करने के लिए। अब इमेजिन कर लो कि अगर इस टाइम पे किसी साइंटिस्ट ने बेटा एक कंप्लीट वैक्सीन ऑफ कोविड डिस्कवर कर लिया तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा ना इस टाइम पे। तो सेम चीज़ क्या हुआ कि जब मेंडल ने अपना रिसर्च पब्लिश किया उस टाइम पे ऑलरेडी बेटा डार्विन ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बोला था। तो सारे लोग किसके पीछे पड़े थे, डार्विन के पीछे पड़े, मतलब पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड बेटा डार्विन को ही पढ़ रहा था, डार्विन के बारे में ही बात चल रही थी। सो बिकॉज ऑफ ओवर शेडोइंग बाय द डार्विन बेटा उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगेन नहीं मिला बेटा। सो उस टाइम पे क्या था, द साइंटिफिक वर्ल्ड was being rocked at the time by Darwin's theory of evolution। ओके, और याद रखेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड उसी के पीछे थी, तो इसके ऊपर बेचारे को किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ बेटा कि अगर आपको याद हो हमने पहले कुछ थ्योरीज पढ़ी थी बेटा, जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग थ्योरीज बता, जो हिप्पोक्रेटिस ने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी, डार्विन ने भी दी थी बेटा, वाइजमैन ने दी, तो हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। तो उन थ्योरीज को हम बोलते हैं बेटा थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जो हमने ऑलरेडी थ्योरीज पढ़ी ना प्रीवियसली, उनको हम थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब उनका मानना ये होता था कि स्पर्म एंड एग बेटा आपस में मिक्सअप हो जाते हैं,
तो वो जब मिक्सअप हो जाते हैं बेटा, वो मतलब एक तरीके का मिक्सचर बन जाता है, उस मिक्सचर की वजह से क्या हो जाता है, फिर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। लेकिन मेंडल का कॉन्सेप्ट जो था बेटा, मेंडल ने बोला कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है बल्कि अनब्लेंडिंग होती है। अनब्लेंडिंग में क्या होता है, डिस्क्रीट यूनिट्स या फैक्टर्स जो होते हैं बेटा, वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। लेकिन उस टाइम के मेजर साइंटिस्ट जो थे बेटा, उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ था ब्लेंडिंग होती है, लेकिन अचानक से ये बोलना शुरू कर दिया अनब्लेंडिंग हो रही है। तो उन कॉन्टेम्परीज की वजह से बेटा इसको सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया बेटा, बिकॉज अगर वो एक्सेप्ट करते फिर उनकी खुद की थ्योरीज बेटा उनके लाइफ टाइम में क्या हो जाती, रिजेक्ट हो जाती। तो ये और एक रीज़न था कि जिसकी वजह से मेंडल को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला बेटा। मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग discrete units और फैक्टर्स। तो मेंडल ने बोला कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है बल्कि कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स है, जिन डिस्क्रीट यूनिट्स को इसने फैक्टर्स का नाम दिया था। फॉर वेरियस ट्रेड्स states did not find acceptance from the contemporaries। फ्रॉम द कॉन्टेम्परेरीज बेटा, ठीक है ना। तो मतलब इन्होंने इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ये उनके अगेंस्ट बोल रहा था। ओके, नाउ वन मोर थिंग बेटा, जब मेंडल ने ये सारे कंक्लूजन्स दिए जो हम अभी पढ़ने वाले आगे जाके, जैसे डोमिनेंस, जैसे रिसेसिवनेस, जैसे फैक्टर, जैसे सेग्रीगेशन, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा, या रेशोज जो इसने निकाले, तो वो उस टाइम के साइंटिस्ट के लॉजिक के बहुत अहेड था बेटा। मतलब उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे बेटा वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे कि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर हम आज भी बच्चों को मेंडलिज्म पढ़ाते हैं तो आज भी बहुत सारे बच्चों को 21st सेंचुरी में बेटा मेंडलिज्म समझ नहीं आता है कि रेशोज़ कैसे निकाले जाते हैं। अब आप पीछे अगर पास में जाएंगे बेटा तो उस टाइम पे भी साइंटिस्ट का कुछ ऐसे ही हाल था, उनको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, उनको समझ ही नहीं आया कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं बायोलॉजी में। तो ये कंक्लूजन्स अबाउट हेरिडिटी थे वो अहेड ऑफ हिज टाइम थे, मतलब जो उस टाइम पे डेवलपमेंट था बायोलॉजी का उससे बहुत आगे की बातें बेटा मेंडल ने बोली थी। इस वजह से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई। सो अनदर रीज़न क्या है बेटा, Mendel's conclusions about heredity were ahead of his time। ओके, नाउ मेंडल पहला साइंटिस्ट था बेटा जिसने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया, स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया,
और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को उस टाइम पे लगा ये मतलब ये अनफेमिलियर चीज़ है बेटा, बिकॉज इससे पहले किसी ने भी मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो उस वजह से भी क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम हुआ, जो लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी कैसे आपस में कंबाइन हो सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जो है बेटा वो आपस में कैसे लिंक हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो बेटा लोगों को इसके कंक्लूजन समझ नहीं आए। तो ही यूज्ड statistical methods जैसे इसने रेशियोज कैलकुलेट किए बेटा 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1। तो वो सारे रेशियोज इसने कैलकुलेट कैसे किए, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स बेटा। लेकिन उस टाइम पे बेटा लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आई। एंड मैथमेटिकल लॉजिक which were unfamiliar to other biologists at that time. ओके, नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने बोला था फैक्टर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन जब उसको लोगों ने पूछा फैक्टर क्या है, क्या कोई फैक्टर फिजिकल एंटिटी है, कोई फिजिकल प्रूफ है आपके पास फैक्टर का, ये वो प्रूफ नहीं दे पाया बेटा। सो देयर वाज नो, बिकॉज मेंडल ने बोला एक फैक्टर डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, फैक्टर सेग्रीगेट होता है, फैक्टर का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लेकिन जब लोगों ने पूछा फैक्टर क्या है, बिकॉज इसका पूरा काम फैक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन इसको ये नहीं पता था फैक्टर है क्या। क्लियर है ना। तो इस वजह से बेटा ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था अपने वर्क के ऊपर। देयर वॉज नो फिजिकल प्रूफ there was no physical proof for the existence of factors. लेकिन आजकल हमको पता है बेटा वो फैक्टर मेंडल का जो था वो एक्चुअल में क्या था, वो जीन था, लेकिन इसे वो एक्चुअल में पता नहीं था बेटा। तो ये भी एक रीज़न था बेटा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलने का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला, अगर मेंडल को लोगों ने नहीं सुना या नहीं पढ़ा, फिर हमको आजकल कैसे पता है कि मेंडल ने लॉज दिए हैं, मेंडल ने ये बातें कही है, डैश एंड डैश एंड डैश। तो याद रख लेना बेटा कि मेंडल ने खुद कोई लॉ नहीं दिया है बेटा। मेंडल ने कोई डोमिनेंस का लॉ, सेग्रीगेशन का लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ नहीं दिया है। मेंडल ने खाली अपनी डिस्कवरी को बेटा लिखा है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने डैश 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 ऑब्जर्व किया। ठीक है ना। हुआ क्या बेटा, आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, जब मेंडल की डेथ हो गई इन 1900, तो आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल इन 1900 3 साइंटिस्ट आए बेटा जिन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल्स को क्या किया, रीडिस्कवर किया बेटा। मतलब इन लोगों ने बेटा बाय चांस इन्होंने मेंडल की जो चीज़ें थी जो उसने लिखी हुई थी उनको रीड कर दिया। जब उन्होंने रीड किया तो इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा बेटा कि इतने साल पहले कोई पर्सन, कोई इंसान कैसे इतनी बेटर और इतनी मतलब ज़बरदस्त चीज़ें बेटा बायोलॉजी या इनहेरिटेंस के बारे में लिख सकता है, बता सकता है। तो फिर इन तीनों ने क्या किया बेटा, इन्होंने मेंडल के वर्क को बेटा दोबारा रीड किया और दोबारा बेटा मॉडिफाई किया और मेंडल के जो इंपॉर्टेंट वर्क के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया लॉज के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। और ये नीट का कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बेटा रीडिस्कवरी ऑफ Mendel's work
तो आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मेंडल्स वर्क। तो याद रखेंगे मेंडल ने खुद कोई लॉ वॉ नहीं दिया है, तो मेंडल के जो बातें थी बेटा, मेंडल के जो पॉस्टुलेट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया लॉज के अंदर इन 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। और ये हुआ कब बेटा, ये हुआ 1900 के अंदर बेटा, 18th सेंचुरी में बेटा डेथ हुई थी मेंडल की। तो आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम बेटा 1900 के अंदर बेटा 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉज को, मेंडल के वर्क को क्या कर दिया, रीडिस्कवर कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, उनके नाम आपको याद रखने जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला साइंटिस्ट बेटा जो रीडिस्कवरी में इन्वॉल्व था उसका नाम है हुगो डेवेरिस, हुगो डेवेरिस। और एग्जाम के लिए याद रखना है हुगो डेवेरिस साइंटिस्ट जो था, ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड, ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड। सेकेंड साइंटिस्ट जो रिडिस्कवरी में इन्वॉल्व था उसका नाम था कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और कार्ल कोरेंस जो था ये जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी में रहने वाला था। एंड थर्ड साइंटिस्ट जो रिडिस्कवरी में इन्वॉल्व था उसका नाम था एरिक वॉन तशमार्क। और ये था ऑस्ट्रिया का। तो 3 डिफरेंट जगह के साइंटिस्ट, तीनों ने बेटा इंडिपेंडेंटली क्या कर दिया, रिसर्च को दोबारा रीड कर दिया, रिसर्च को दोबारा पढ़ा, तीनों को इंटरेस्टिंग लगा। फाइनली तीनों ने बेटा इसके काम को बेटा क्या कर दिया, रीडिस्कवर कर दिया। और रीडिस्कवर करके दोबारा से क्या कर लिया बेटा, पब्लिश कर लिया। फिर उसके बाद मेंडल के बारे में लोगों को पता चला और मेंडल को वो इज़्ज़त मिली बेटा आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल जो उसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मेंडल मिलना चाहिए था। मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में कोई भी अच्छा काम करते हैं कभी ना कभी बेटा आपको उसका फल, आपको उसका बेटा प्रोडक्ट मिलेगा। बट बेटर है कि अगर आप लिविंग ज़िंदा है खुद तब मिल जाए, वो बेटर है, लेकिन बाद में भी मिले, लेकिन इम्पोर्टेंस उतना ही रहता है बेटा। क्लियर है ना। So this was all about the procedures of hybridization and reasons for failure and rediscovery of Mendelism बेटा। तो जो बेसिक पोर्शन है जो बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो बहुत लोग स्किप करते हैं, तो हमने बेसिक को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग डायरेक्टली बेटा मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड लॉज से शुरू करते हैं, लेकिन हमने पूरा बेसिक भी कंप्लीट कर दिया बिकॉज बेसिक भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस और प्लस रेशियोज ऑफ मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, और प्लस साथ में हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना। सो टिल देन पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।